Assalamu alaikum students. Today we are going to study second chapter of our mathematics class 5th, addition and subtraction of large numbers. हम जो लार्ज नंबर्स होते हैं उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंदर एक अहम चीज़ बताई गई है कि निसाब किसे कहते हैं और ज़कात क्या चीज़ है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। निसाब यानी कि इस्लाम जो है ना, हमारा जो दीन है, हमारा मज़हब इस्लाम, वो क्या करता, हर इंसान को कैटेगराइज करता कि वो अमीर है या गरीब है ना, इस तरह से कैटेगराइज करता। और किस लिए करता, इसलिए नहीं करता कि अमीर की इज़्ज़त करना है और गरीब को हमें नीचा देखना है, गरीब को छोटा समझना है, इसलिए नहीं करता। बल्कि ये जो डिफरेंस है इस्लाम इसलिए करता ताकि जो अमीर है उन लोगों से पैसे लिए जा सके और जो गरीब है उनकी मदद की जा सके, है ना। इसलिए ये डिफरेंस इस्लाम में किया जाता। तो इस्लाम क्या करता, जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें क्या कहता, साहब निसाब कहा जाता है। जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास अच्छी खासी तादाद में माल दौलत मौजूद है तो उन्हें साहब निसाब कहा जाता है। और जिनके पास नहीं है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में अमाउंट नहीं है उनके पास, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ज़कात के मुस्तहिक़ अफराद कहा जाता है, मुस्तहिक़ कहा जाता है उन्हें। यानी कि हम उन लोगों को अपनी जो ज़कात है, अपनी जो मदद है, पैसे वगैरह उनको हम दे सकते। तो सबसे पहले इंसान साहब निसाब कब बनता, इंसान शरीयत की नज़र में, अल्लाह ताला की नज़र में पैसे वाला कब बनता, तो उसकी कुछ अमाउंट्स यहाँ पर दी हुई है। अगर हमारे पास गोल्ड या सिल्वर, सोना या चांदी, दोनों में से कोई चीज़ इतनी मिक़दार में मौजूद है, यहाँ पर क्वांटिटीज़ दी हुई देखिए आप, या तो गोल्ड होना, कितना होना गोल्ड, 87.48 ग्राम्स, इतने ग्राम्स हमारे पास गोल्ड होना, या फिर चांदी होना, कितना होना चांदी, 672.36 ग्राम्स, यानी कि तकरीबन पौन किलो के करीब होता है। तो अगर हमारे पास इतना सोना या इतना चांदी है तो हम क्या बन सकते, साहब निसाब हम है समझो। यानी कि हमारे पास शरीयत की नज़र में अच्छी खासी क्वांटिटी में माल दौलत मौजूद है और हमने क्या करना चाहिए, अब लोगों को ज़कात देनी चाहिए। तो इसे कहेंगे हम निसाब। इतनी क्वांटिटी में अगर हमारे पास वेल्थ मौजूद है तो उसे हम क्या कहेंगे, निसाब कहेंगे, इसे निसाब कहा जाता है। अब वो निसाब किसी भी फॉर्म में हो सकता, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर नहीं। गोल्ड और सिल्वर तो ये उसकी अमाउंट दिखाने के लिए बताया गया है, क्योंकि इसका रेट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं ना, हर ज़माने के हिसाब से रहेंगे इसके रेट्स जो है, इसलिए यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर रखा गया है। क्योंकि यूनिवर्सल करेंसीज भी है, दुनिया के हर कंट्री में ये करेंसीज चलती है। अगर गोल्ड और सिल्वर की जगह पे यहाँ पर उस टाइम पर चलने वाले सिक्के दिरहम और दीनार बताया जाता, तो हमारे पास तो दिरहम और दीनार नहीं चलते हैं ना, तो हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है, गोल्ड और सिल्वर के फॉर्म में यहाँ पर निसाब दिया गया है। अब हमने ये देखना है कि इतने गोल्ड के हमारे कितने पैसे बनते हैं, ये हमने देखना है, या फिर इतने सिल्वर के हमारे कितने पैसे बनते हैं ये देखना है। और उतने पैसे अगर हमारे पास है तो हम क्या कहलाएंगे, साहब निसाब हम कहलाएंगे, हमारा निसाब वही होगा। नाउ व्हाट इज़ ज़कात। अब ज़कात क्या है, ज़कात इज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, है ना। हमने बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं हम कि ज़कात क्या है, इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक बहुत ही अहम पिलर है। 5 पिलर्स हम कौन कौन से स्टडी करते हैं पहले से, पहला कलिमा है, दूसरा नमाज है, तीसरा रोज़ा, चौथी ज़कात और पांचवा हज, है ना। ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से एक बहुत अहम पिलर क्या है, ज़कात भी है। इट इज़ एन ऑब्लिगेटरी एनुअल पेमेंट टू बी मेड बाय द वेल्दी टू द पुअर एंड नीडी। ये क्या है, एक एनुअल पेमेंट है, यानी कि सालाना पेमेंट हम देते हैं, यानी कि सालाना हम किसी मुस्तहिक़ फ़र्द को दी जाने वाली रकम है। ये जो साहब निसाब लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके ज़रिए हर साल दी जाने वाली एक अमाउंट है, जो किसको दी जाती, नीडी पीपल्स को दी जाती, ज़रूरतमंद लोगों को दी जाती। वाई डू वी पे ज़कात। अब हम ज़कात क्यों दें, है ना, एक सवाल है हमारे जहन में कि हम ज़कात क्यों दें। अल्लाह का मानस तो क्यों ज़कात, इसका एक सबसे अहम और मेन रीज़न क्या है कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि ज़कात देना है, बस ये काफ़ी है हमारे लिए। और कोई रीज़न की ज़रूरत है क्या, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दे दिया कि आपको ज़कात देना है तो हमें ज़कात देना है, हमें इसके लिए किसी और रीज़न की ज़रूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई वेल्थ,
अब इसके ज़रिए क्या होता है ज़कात देने से? हमारी जो वेल्थ है, हमारी जो माल और दौलत है वो क्या होती? प्यूरीफाई होती, साफ़ होती है ना। हमारी दौलत को प्यूरीफाई करने के लिए ज़कात दी जाती है। टू अपलिफ्ट द पुअर एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ द नीडी। और क्या मकसद है इसके देने का? जो गरीब लोग हैं उन्हें अपलिफ्ट करना, यानी कि ऊपर उठाना उन्हें। गरीब जो है वो तो हमेशा गरीब रहेंगे, है ना। उनके अमीर होने का कोई चांस रहता क्या? जब तक उनकी कोई मदद नहीं करेगा, उनकी कोई हेल्प नहीं करेगा, जब तक तो वो ऊपर नहीं उठ सकते। तो उनकी मदद करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए क्या किया जाता? ज़कात दी जाती, ताकि वो भी कोई बिज़नेस कर सके, वो भी कोई मार्केट में आ सके, वो कुछ बिज़नेस वगैरह कर सके, इसलिए उन्हें ज़कात दी जाती है। हु शुड पे ज़कात? अब ज़कात किसने पे करनी चाहिए? कौन पे करता है ज़कात? द मुस्लिम इंडिविजुअल who owns a specific amount of wealth or savings after paying for his daily living expenses etc. and religious निसाब। एक ऐसा मुस्लिम शख्स जिसके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट में वेल्थ मौजूद है, मालो दौलत मौजूद है, या फिर उसके अकाउंट में ऐसी सेविंग्स मौजूद है जो उसके तमाम ज़रूरतों के पूरा करने के बावजूद बच जा रही, यानी कि उसने अपनी तमाम ज़रूरतें पूरी कर लिया, उसके ख़ुद का खाना पहनना हो जा रहा, और स्कूल कॉलेज को जो फीसेस है बच्चों वगैरह के वो सब कंप्लीट हो जा रहे, और किसी के क़र्ज़े वगैरह होंगे तो वो दे दिया उसने। अब इन तमाम कामों के बाद अगर उसके पास इतने पैसे बच जा रहे कि वह साहब निसाब बन सक रहा है ना, इन तमाम जिम्मेदारियों के पूरा करने के बावजूद अगर वो इतनी अमाउंट का मालिक है तो उसके ऊपर क्या है? ज़कात फ़र्ज़ है, उसने ज़कात देनी चाहिए। अब निसाब क्या है? निसाब इज़ द कट ऑफ अमाउंट एट विच ज़कात बिकम्स ए पेएबल। अब निसाब एक ऐसी अमाउंट है कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है ना। अगर हमारे पास निसाब की उतनी अमाउंट मौजूद है, जितना निसाब हमें शरीयत में बताया गया है, अगर उतनी अमाउंट हमारे पास मौजूद है तो ज़कात हमारे ऊपर क्या हो जाती? फ़र्ज़ हो जाती। यानी कि कम से कम अमाउंट है, कट ऑफ अमाउंट यानी कि कम से कम अमाउंट, कम से कम इतनी अमाउंट अगर हमारे पास है तो हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अब कितनी अमाउंट बनेंगी वो देखना, ये हर ज़माने में थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती। यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के अमाउंट्स दिए हुए, या तो हमारे पास इतनी रकम होना, इतने गोल्ड की क्या कीमत होती देखना आपने, इतने गोल्ड की जो कीमत होती वो अमाउंट होना, या तो इतने सिल्वर की जो कीमत होती वो अमाउंट होना। अगर ये दोनों अमाउंट में से कौन सी भी अमाउंट हमारे पास है तो हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। और ये अमाउंट होने के साथ साथ कंडीशन क्या है? हमने अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद ये अमाउंट हमारे पास बची हुई रहना, सेविंग्स रहना हमारी। ऐसा नहीं होना कि हमारे पास किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है हमने और उसके बावजूद इतनी अमाउंट है हमारे पास तो हम ज़कात दे रहे हैं, ऐसा नहीं। बल्कि जो कर्ज़े वगैरह हमने लिए हुए हैं, जो दूसरों से लिए हुए हैं, जो जिम्मेदारियाँ हमने पूरी करना है, घर के काम वगैरह करना है, शादी ब्याह करना है, एजुकेशन के ख़र्चे हैं ना, ये सब खर्चे करने के बाद अगर हमारे पास इतनी रकम बची हुई है तब हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती, तो उसको क्या कहते हैं? निसाब कहते हैं। द कट ऑफ अमाउंट ऑफ गोल्ड इज़ 87.48 ग्राम। यानी कि अगर हमारे पास इतना सोना मौजूद है, इतना सोना या उतने सोने की अमाउंट हमारे पास अगर मौजूद है तो हम साहिब निसाब है। या फिर एंड फॉर द सिल्वर इज़ 672.36 ग्राम। इतने ग्राम अगर हमारे पास सिल्वर है तब हम क्या बनते? साहिब निसाब बनते। एंड द कैश इक्विवेलेंट टू देन द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड और सिल्वर। या फिर इतना गोल्ड, इतना सिल्वर, या फिर इन दोनों की अमाउंट के बराबर हमारे पास क्या होना चाहिए? कैश होना चाहिए, कैश अमाउंट होना चाहिए, तब भी हम क्या बन जाते? निसाब वाले बन जाते, साहब निसाब बन जाते। इफ़ एनी इंडिविजुअल रीचेस द निसाब ऑफ आइदर द गोल्ड और सिल्वर देन ही हैज़ टू पे ज़कात ऑन हिज टोटल वेल्थ। अब अगर किसी शख्स के पास या तो इतने गोल्ड के बराबर कैश है या तो इतने सिल्वर के बराबर कैश है, तब वो क्या बन जाता? साहब निसाब बन जाता। और उसने क्या करना चाहिए? उसकी जो टोटल वेल्थ है उस टोटल वेल्थ के ऊपर उसने ज़कात निकालनी चाहिए। दिस इज़ हाउ वी गिव बैक टू द कम्युनिटी। अब ये क्या है? ये ज़कात जो है क्या है? हम हमारी कम्युनिटी को गिव बैक कर रहे, यानी कि वापस लौटा रहे हैं ना। हमने ये सब जो वेल्थ थी ये कहाँ से हासिल की थी? हमारे पास जो भी पैसा आता, जो माल दौलत हमारे पास रहती है वो हम कहाँ से लेते? हमारी कम्युनिटी, हमारी अपनी सोसाइटी से लेते हैं ना, कम्युनिटी से लेते हैं हमारे।
कुछ भी कर रहे हैं हम, चाहे कोई बिजनेस कर रहे, कोई जॉब कर रहे, तो ये वेल्थ कहाँ से आती है हमारे पास? हमारी कम्युनिटी के पास से आती। एक समझो दुकानदार है ना, किराना दुकान वाला है, तो उसके पास जो वेल्थ आ रही है वो कहाँ से आ रही है? उसकी कम्युनिटी से आ रही है। उसके अतराफ रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं? उसके पास से चीज़ें खरीद कर ले जा रहे और उसे पैसे दे रहे और वो प्रॉफिट कमा रहा है ना। यानी कि उसके पास जो माल दौलत आ रही, जो पैसे आ रहे उसके पास, वो अपनी खुद की कम्युनिटी से आ रहे। तो उन्हें क्या कर रहा, जब वो साहब मेरे साहब बन जा रहा तो उतनी अमाउंट उसी कम्युनिटी को वापस कर रहा, जिस कम्युनिटी से लिया था उसने, उसी कम्युनिटी को क्या कर रहा हो? वापस कर रहा। और किन लोगों को दे रहा? जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों को वो पे करता। तो ये क्या है? वी गिव बैक टू द कम्युनिटी। हम क्या कर रहे हैं? इनको, हमारी कम्युनिटी को गिव बैक कर रहे, वापस लौटा रहे। नाउ हाउ इज़ ज़कात कैलकुलेटेड? अब ज़कात को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, किस तरह मालूम करेंगे कि हमने कितनी ज़कात देना है? द अमाउंट ऑफ ज़कात इज़ 2.5% ऑफ वंस वेल्थ। अब ज़कात हमेशा कितनी रहती? किसी भी इंसान की जो टोटल वेल्थ है, वेल्थ यानी कि याद रखिए आप, वेल्थ यानी कि उसके पास जितनी भी सेविंग्स है, जितनी भी माल और दौलत, जितना पैसा है उसके पास, उसे वेल्थ कहते हैं। जितनी दौलत उसके पास है उसे वेल्थ कहा जाता है इंग्लिश में। तो जो ज़कात है अपनी वेल्थ का 2.5% रहती, यानी कि हमारे पास जितनी भी वेल्थ हो उसका 2.5% हमने अलग से निकाल कर ज़कात के तौर पर पे करना पड़ता। By giving zakat, a Muslim admits that everything he or she has is gifted from Allah and to Allah we return. अब ज़कात देने का एक मतलब ये भी होता, यानी कि उसके एक हिडन मायने है कि ज़कात जब हम देते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम ये सोचते हैं कि हर चीज़ जो हमारे पास मौजूद है वो किसकी है? अल्लाह ताला की है ना। अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट की है हर चीज़ और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना है ना। इसीलिए तो हम ज़कात देते, क्योंकि ज़कात देना किसका हुक्म है? अल्लाह ताला का हुक्म है। अब हम अल्लाह ताला का हुक्म मान रहे, मतलब ये है कि हम ये समझते हैं कि हमको जो कुछ भी दिया है ये किसने दिया है? अल्लाह ताला ने दिया है। और अगर अल्लाह का हुक्म है कि हमें ज़कात देना है तो हम क्या करते हैं? खुशी खुशी ज़कात को पे करते हैं। अ मुस्लिम हुज वेल्थ रीचेस निसाब और मोर शुड मेंटेन ए ज़कात कैलेंडर, हिजरी और लूनार कैलेंडर टू रिकॉर्ड द वेल्थ अर्न ड्यूरिंग द ईयर सो डैट दे कैन कैलकुलेट एंड गिव ज़कात ईजीली। अब जो शख्स निसाब तक पहुंच जा रहा है, यानी कि निसाब की उतनी अमाउंट हो जा रही है उसके पास, तो उसने क्या करना चाहिए? एक एनुअल कैलेंडर मेंटेन करना चाहिए। यानी कि हर साल वो कितना कमा रहा है, कितना कमा रहा, कितना खर्च कर रहा और कितनी उसकी सेविंग्स हो रही, और उतनी सेविंग्स पर उसने क्या करना चाहिए? फिर ज़कात को निकालना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर वो ये सब चीज़ें मेंटेन नहीं करेगा तो वो मालूम कर सकता है कि उसे कितनी ज़कात पे करना है? नहीं कर सकता है ना। तो हमें कितनी ज़कात पे करना है ये मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हम ये सब चीज़ें मेंटेन करें। हम कितना कमा रहे हैं साल भर में, कितना खर्च कर रहे, कितनी सेविंग्स है हमारी, ये सब चीज़ें अगर मालूम रहेंगी हमारी तो हम ज़कात को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ज़कात कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, हमने 1000 रुपये पे कर देना है, 2000 रुपये कर देना है, ऐसा नहीं है। ये परसेंटेज है, परसेंटेज 2.5% ऑफ वंस वेल्थ, यानी कि हमारे पास जितनी भी इनकम है, जितनी भी सेविंग्स है हमारे पास, उसका 2.5% देना है। तो ये हर इंसान की अपनी अपनी वेल्थ के हिसाब से कम या ज़्यादा होते रहती। हर इंसान को एक ही अमाउंट ज़कात के तौर पर देना ज़रूरी नहीं रहता। जिस तरह से नमाज है ना, नमाज चाहे अमीर हो चाहे गरीब, हर इंसान को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। कितना भी अमीर क्यों नहीं रहता 5 वक्त की ही नमाज़ पढ़ेगा, और कितना भी गरीब क्यों नहीं रहता 5 ही वक्त की नमाज़ पढ़ेगा, है ना। लेकिन ज़कात का ऐसा नहीं रहता। ज़कात का कैसा रहता? जितना ज़्यादा अमीर इंसान होगा उतनी ज़्यादा उसे ज़कात पे करना पड़ेगी, और जितना ज़्यादा कम पैसे वाला होगा उतनी कम उसे ज़कात पे करना होगी। तो ज़कात क्या है? परसेंटेज है, 2.5% हमें पे करना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी जो प्रॉफिट्स है, जो सेविंग्स है, उसे मालूम करना ज़रूरी है ताकि हम उसका 2.5% निकाल कर पे कर सकें। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है। इफ़ अ मुस्लिम हैज़ द फॉलोइंग ऑफ नेट वर्थ, द अमाउंट ऑफ ज़कात पेबल इज एज फॉलोज। अगर किसी इंसान के पास इतनी पैसे है, इतने वेल्थ है उनके पास, तो वो इतनी ज़कात पे करेगा। सबसे पहले 1 लाख, किसी इंसान के पास अगर 1 लाख रुपीज़ है तो वो कितनी ज़कात पे करेगा? 2500 रुपीज़ ज़कात पे करेगा। अगर किसी के पास 1,50,000 रुपीज़ है तो 3,750 रुपीज़ ज़कात के तौर पर पे करेगा। अगर किसी के पास 3 लाख है तो 7,500, अगर 4 लाख है तो 10,000, अगर 5 लाख है तो 12,500 रुपीज़ वो ज़कात के तौर पर पे करेगा।
और ये जो ज़कात अमाउंट से किस तरह से कैलकुलेट की गई है, ये ज़कात अमाउंट इस अमाउंट का 2.5% है। 5 लाख का 2.5% कितना होता, 12,500। 1 लाख का 2.5% कितना होता, 2,500। तो अगर किसी इंसान के पास इतनी इतनी नेट अमाउंट्स है तो वो इतनी इतनी ज़कात पे करेगा। एसेट्स टू बी कैलकुलेटेड इन ज़कात कैलकुलेशन आर। अब ज़कात को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे पास हो तो हम उन्हें उन चीज़ों को ज़कात में कैलकुलेट करेंगे, वो दी गई यहाँ पर। सबसे पहले तो कैश इन हैंड, सेविंग्स इन बैंक और मनी लेंड टू समवन। हमारे पास क्या है, कैश इन हैंड है, हमारे हाथ में पैसे हैं ना, हमारे हाथ में कुछ पैसे है, अमाउंट है। या फिर सेविंग्स इन बैंक, हमारे बैंक में कुछ पैसे रखे हुए, वो भी ज़कात में काउंट हो गया ना, क्योंकि हमारे ही है, वो हमारे अकाउंट में रखे गए हैं, हमारे पैसे हैं, तो हम उसके ऊपर भी ज़कात को पे करेंगे। और मनी लेंड टू समवन, या फिर हमने किसी को कर्ज दिया है ना, कोई शख्स है, समझो किसी को उसने कुछ पैसे उधार दे दिया, कर्ज दे दिया, 1 लाख रुपये दे दिया किसी को, है ना, लेकिन वो किसके है, वो तो उसी शख्स के है ना, उसने उधार तो दिया है ठीक है, लेकिन वो वापस तो आने वाले हैं, वापस तो उसी शख्स के है वो। तो जब उसने उधार पैसे दिया है तो वो पैसे भी ज़कात कैलकुलेशन में उसी के पैसे काउंट होंगे। गोल्ड एंड सिल्वर, फिर उसके बाद ये तो हो गई कैश की बात है ना, ये सब कैश अमाउंट्स थे, ये या तो हाथ में पैसे होना, या तो बैंक में होना, या तो किसी को कर्ज दिए हुए होना, ये हो गई कैश की बात। अब दूसरी चीज़ गोल्ड एंड सिल्वर, अगर हमारे पास सोना और चांदी है तो उसके ऊपर भी हमें ज़कात देना पड़ता है ना। घरों में रहता, आप देखते होंगे सोने की बालियाँ हैं, सोने के माले रहते, चांदी के माले रहते, और अंगूठियाँ रहती सोने या चांदी की, चूड़ियाँ रहती है ना, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है। हमारे पास अगर सोना या चांदी है तो हम उसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि वो कितने अमाउंट तक जा रही है, और उसे क्या करेंगे, हम इस कैश में ऐड करेंगे, इस कैश में हम उसको उन रुपीज़ को ऐड कर देंगे। अब तीसरी चीज़ कौन सी है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास कैश भी है, गोल्ड भी है, और तीसरी चीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज़, यानी कि हमने प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया है, हमने कुछ चीज़ें ख़रीद कर रख दी है ना। बहुत से लोग करते हैं प्लॉटिंग बहुत चलता है अपने पास, है ना। तो एक इंसान है, उसने क्या किया, कई प्लॉट्स लेकर ख़रीद कर रख दिया, और इसने ये इससे ख़रीदा उसने कि मैं ये प्लॉट्स को बेचकर कुछ फ़ायदा कमाऊँगा। तो जब तक वो प्लॉट्स उसके पास है तो वो क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के उसके अंदर उसने इन्वेस्ट किया है ताकि कुछ फ़ायदा कमा सके। तो वो जो प्लॉट्स उसने लिए हैं, वो प्लॉट्स के अमाउंट के ऊपर भी उसे ज़कात पे करना होगी। अब यहाँ पर एक बात याद रखने की ये है कि बिज़नेस के लिए हमने जो प्रॉपर्टीज़ ली है वो अलग चीज़ है, और हमने ख़ुद के रहने के लिए जो प्रॉपर्टी ली है वो इस ज़कात के अमाउंट में कैलकुलेट नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमने कुछ प्लॉट्स बिज़नेस के लिए है तो उसके ऊपर तो हम ज़कात पे करेंगे, लेकिन एक प्लॉट ऐसा है जो हमने ये सोच कर लिया है कि हम इसके ऊपर क्या करेंगे, घर बनाएंगे, और हम उस पर घर बनाकर रहना चाहते, तो उस प्लॉट पर हमें ज़कात पे करना नहीं पड़ेगी। यानी कि जो हम हमारे ख़ुद के रहने के लिए चीज़ें लेते हैं या ख़ुद के इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ अगर लेते हैं तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। हमारा ख़ुद का घर है ना, हमारा घर है, ख़ुद का ज़ाती घर, उसमें रहते हैं हम, तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। लेकिन हमने कोई दूसरा घर लिया है ताकि उसे बेचकर कुछ प्रॉफिट कमाया जा सके, तो वो हमारा क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी हुआ, और उसके ऊपर हमें ज़कात पे करना ज़रूरी है। शेयर्स एंड पेंशन्स, फोर्थ चीज़ क्या है, शेयर्स है ना। हम कुछ शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा आपने, तो उसके अंदर जो लोग शेयर्स लेते और बेचते रहते, तो उन शेयर्स के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ रहती, शेयर्स के अमाउंट के ऊपर। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इन बिजनेस, और पांचवी चीज़ क्या है, हम अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के अंदर हमारे पास जितनी चीज़ें हैं, जितने गुड्स हैं हमारे पास, जितनी चीज़ें हैं, उन तमाम बिज़नेस की चीज़ों के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। मिसाल के तौर पर हमारी कपड़ों की दुकान है, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास क्या है, एक कपड़ों की दुकान है, तो हमारी दुकान के अंदर जितने कपड़े मौजूद हैं, जितने रुपीज़ के कपड़े मौजूद हैं, उन तमाम कपड़ों के इक्विवेलेंट अमाउंट के ऊपर हमें ज़कात देना पड़ेगी। मिसाल के तौर पर हमने 1 लाख रुपए के कपड़े ला लिए है ना, एक दुकान खोले हमने अभी, और हमने क्या किया, उस दुकान में 1 लाख रुपए के कपड़े ला कर रख दिए वहाँ पर, तो उन 1 लाख की अमाउंट पर हमें क्या करना पड़ेगा, ज़कात देना पड़ेगी। हम ये नहीं बोल सकते कि ये पैसे तो नहीं रही है तो बेच देना है ना, लेकिन वो क्या है, हमारा गुड्स इन बिज़नेस है, हम बिज़नेस के लिए वो चीज़ें हमने लाए हैं, इसलिए उन चीज़ों के ऊपर भी हमें ज़कात
देना पड़ेगी। अब कपड़ों की हो सकती, किसी की जूते चप्पल की दुकान होगी, है ना, शूज़ की दुकान होगी किसी की, तो उसकी जो शूज़ की अमाउंट है, जितने के शूज़ ख़रीदा उसने, उन शूज़ के ऊपर उसे ज़कात देना पड़ेगी। तो हम जो भी जिस टाइप का भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस टाइप के बिज़नेस में हम जो चीज़ भी ख़रीदते हैं तो उन चीज़ों के अमाउंट के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। शरिया मेक्स इट ईजी फॉर अस टू गिव ज़कात ओनली ऑन द अमाउंट दैट इज़ विथ अस आफ्टर रीपेइंग द डिबेट्स इफ़ एनी। अब शरीयत क्या करती है हमें, ये ज़कात का जो सिस्टम है ना, अल्लाह ताला ने बहुत आसान बनाया हुआ है। ये मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मुश्किल नहीं है कि हम कहाँ से लेंगे इतनी अमाउंट, ऐसा नहीं है ना। ज़कात हमें उन्हीं पैसों पर पे करना पड़ती कि जो पैसे हमारे पास है अभी, है ना, जो हमारे नहीं है, तो उनके ऊपर हमें ज़कात पे करना नहीं पड़ती। और ये सब अमाउंट जो है कब निकालना पड़ती है हमें, जब हम अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपये अगर आपके पास है तो 2500 रुपीज़ आपको ज़कात पे करना पड़ेगी। लेकिन समझो 1 लाख रुपये हमारे पास है, लेकिन हमने क्या किए हुए है, वो किसी से उधार लिए हुए है। हमने हमारे फ्रेंड से 1 लाख रुपये लिए। क्यों लिए? क्योंकि हमारे घर में एक प्रोग्राम है, एक शादी है किसी की, उस शादी के लिए हमने 1 लाख रुपये लिए। तो अब अल्लाह ताला ये कहता है कि आपको इस 1 लाख रुपये के ऊपर ज़कात पे नहीं करना है ना, क्योंकि वो 1 लाख हमारे है क्या, हमने किसी और से उधार लिया हमारे किसी काम के लिए। तो अब इस 1 लाख की अमाउंट पर हमें ज़कात पे नहीं करना पड़ता। देखिए कितना आसान सिस्टम है। कब पे करना पड़ेगा हमें? जब वो 1 लाख हमारे खुद के है, और ख़ुद के रहने के बावजूद भी जब हमने तमाम अपने काम पूरे कर लिए। घर नहीं है तो घर ले लिए, किसी की शादी वगैरह है तो वो कर दिए, कोई बीमार है घर में तो इसका इलाज कर लिए, है ना, उसके इलाज पर भी पैसे जाते। तो ये तमाम काम करने के बाद अगर हमारे पास पैसे बच रहे तभी हमें ज़कात पे करना है। अगर ये तमाम कामों में हमारे 1 लाख रुपये खर्च हो जा रहे तब हमें ज़कात पे नहीं करना है ना। अल्लाह ताला सुनते हैं ना, अल्लाह ताला क्या है, बहुत रहमान और रहीम है। तो उसने इंसानों को ऐसे ही ज़कात फ़र्ज़ नहीं कर दिया हम पर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने के लिए, बल्कि वो ये कहता है कि आपकी तमाम ज़रूरियात पूरे होने के बावजूद अगर आपके पास पैसे बच रहे हैं तो आपने उन पैसों को ज़कात के लिए निकालना है। ताकि, और ये भी क्यों करना है, बहुत से लोग सोसाइटी में ऐसे रहते हैं जो गरीब रहते हैं ना। कई लोग तो ऐसे रहते हैं जो दिन में से 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते, दिन में से 1 वक्त खाना खाकर गुजारा करते बेचारे, उनके एजुकेशन के लिए पैसे नहीं रहते। आपने देखा होगा कि बहुत से छोटे छोटे बच्चे होटल्स में काम करते। क्यों काम करते होटल्स में? हालांकि उनकी तो स्टडी करने की उम्र है, स्टडी करने की एज है, उनकी पढ़ना लिखना चाहिए उन्होंने, और वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके माँ बाप के पास उनको पढ़ाने के लिए तो पैसे नहीं रहते, घर का खाना गुजारा करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं रहते। इसलिए क्या करते, वो अपने छोटे बच्चों को भी काम पर लगा देते। तो ऐसे लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए अल्लाह ताला ने इस ज़कात के सिस्टम को लागू किया है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसमें से ज़कात को कैलकुलेट करना है। मिस्टर अहमद हैज़ अ कैश इन हैंड ऑफ ₹80,000। अब मिस्टर अहमद नाम के कोई शख्स है, उनके पास क्या है, कैश इन हैंड है, यानी कि उनके पास कैश अमाउंट है। कितनी है? 80,000 की अमाउंट है। हैज़ अ कैश इन हैंड ऑफ 80,000। 1,20,000 सेविंग्स इन द बैंक। और उनके बैंक में कितने पैसे रखे हुए? 1,20,000 रुपीज़ उनके बैंक में रखे हुए। गोल्ड एंड सिल्वर वर्थ ₹2 लाख। और उनके पास सोना और चांदी 2 लाख का है। अगर उनके पास सोने और चांदी का पूरा ये कैश निकाल दे, अमाउंट निकाल दिए, उसकी प्राइस निकाल दिए, तो कितने का बनती है? 2 लाख के सोना और चांदी है उनके पास। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 4 लाख। और बिजनेस के अंदर उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है? कोई बिजनेस वगैरह करते हैं और 4 लाख रुपीज़ उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। एंड ही ओज एन अमाउंट ऑफ 3 लाख टू हिज फ्रेंड मिस्टर फैज़। और उन्होंने क्या किए, उनके एक फ्रेंड है मिस्टर फैज़ बोल के, उस फ्रेंड से उन्होंने क्या किए, 3 लाख रुपीज़ उधार लिए हैं। ओज एन अमाउंट यानी कि ओज यानी कि क़र्ज़ लेना, क़र्ज़ लिए हैं उन्होंने। कितनी क़र्ज़ लिए है? 3 लाख अमाउंट क़र्ज़ लिए हैं उनके फ्रेंड मिस्टर फैज़ से। तो अब हम क्या करना है, हेल्प मिस्टर अहमद टू कैलकुलेट हिज ज़कात अमाउंट। अब हमने क्या करना है, मिस्टर अहमद के ऊपर जो ज़कात की अमाउंट फ़र्ज़ होती है उस ज़कात की अमाउंट हमने मालूम करना है। तो देखिए सबसे पहले इनके पास कैश इन हैंड कितना है? 80,000 रुपीज़ यहाँ पर लिख दिया हमने। सेविंग्स इन बैंक कितनी है? 1,20,000 लिख दिए यहाँ पर, 1,20,000। गोल्ड एंड सिल्वर कितना है इनके पास? 2 लाख का है, ये 2 लाख। अमाउंट इन बिजनेस में कितना अमाउंट लगाया है इन्होंने? 4 लाख लगाया है, तो 4 लाख रुपीज़ यहाँ पर हमने लिख दिए। तो अब
अमाउंट विथ मिस्टर अहमद, यानी कि मिस्टर अहमद के पास टोटल अमाउंट कितनी है हम कैलकुलेट करेंगे। ये सब अमाउंट तो इनकी ही है ना, एक ही पर्सन की है, अलग अलग चीज़ों पर लगी हुई है लेकिन एक ही इंसान की है, सब मिस्टर अहमद की है। ये सब चीज़ें उनके खुद की है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का एडिशन करेंगे। 80,000 प्लस 1,20,000 2 लाख 4 लाख सबका एडिशन करने पर क्या मिलेगा हमें, 8 लाख रुपीज़ आंसर मिलेगा। 4 + 2 है ना 6 लाख 7 लाख 20,000 और 8 लाख, तो 8 लाख हमें आंसर मिला। मिस्टर अहमद के पास टोटल अमाउंट कितनी है अभी, 8 लाख अमाउंट के वो मालिक है। अब और क्या पूछ रहा था वो देखिए अब, एंड ही ओज एन अमाउंट ऑफ 3 लाख टू हिज फ्रेंड मिस्टर फैज। उन्होंने क्या किया, मिस्टर फैज से 3 लाख रुपीज़ लिए हुए हैं। अब ये जो 3 लाख रुपीज़ है ये उनके खुद के है क्या, नहीं है। ये 3 लाख रुपीज़ उन्होंने उनके फ्रेंड से खर्च लिया है, ये 3 लाख रुपीज़ उनके नहीं है। तो इन 3 लाख रुपीज़ पर वो ज़कात पे कर सकते क्या, नहीं पे कर सकते। इस 3 लाख पर उन्हें ज़कात पे नहीं करना है। तो हमें ये 3 लाख उनकी अमाउंट में से माइनस करना पड़ेगा, है ना। देखिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, मिस्टर अहमद ओज उन्होंने ख़र्च लिया था कितना, 3 लाख। तो हम उनकी अमाउंट में से ये 3 लाख रुपीज़ माइनस कर देंगे। तो कितने बचेंगे, 5 लाख रुपीज़। 8 लाख माइनस 3 लाख 5 लाख। तो मिस्टर अहमद के पास कितने रुपीज़ है अभी, 5 लाख रुपीज़ है। तो देखिए आप 5 लाख पर कितनी ज़कात होती, 1, 1.5, 3, 4, 5 लाख। यहाँ पर 5 लाख के ऊपर 12,500 रुपीज़ ज़कात उन्हें पे करना होगी, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ज़कात टू बी पेड बाय मिस्टर अहमद इज़ 12,500 रुपीज़। मिस्टर अहमद को 12,500 रुपीज़ ज़कात पे करना होगी। तो इस तरह से हम ज़कात को कैलकुलेट करते हैं। पहले जितनी भी अमाउंट है हमारे पास सब एडिशन कर देना, फिर अगर हमने किसी से कुछ रुपीज़ वगैरह लिए होंगे तो उसे माइनस कर देना, और फिर देखना कि कितनी अमाउंट हो रही, और उतनी अमाउंट पर हम क्या निकालेंगे, ज़कात निकालेंगे, ज़कात पे करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर दिए हुए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, बहुत आसान है, सिर्फ एडिशन है और सिर्फ सब्ट्रैक्शन है। ये क्वेश्चन आपने घर में करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से। द नंबर्स दैट आर एडेड आर कॉल्ड एज एडेंट, है ना। जिन नंबर्स को ऐड किया जाता है, ये दो नंबर जो है ना, ये दो नंबर दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, तो इन दोनों को क्या कहेंगे हम, एडेंट कहेंगे। द आंसर ऑफ द एडिशन इज कॉल्ड एज सम। अब इसका जो आंसर आएगा, ये एडिशन के बाद जो आंसर आएगा उसे क्या कहेंगे हम, सम कहेंगे। इस एडिशन के आंसर को सम कहा जाता है। द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंस। अब अगर हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके आंसर को क्या कहेंगे हम, उसके आंसर को डिफरेंस कहा जाता है, दो नंबर्स का डिफरेंस। द नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट अनदर नंबर इज कॉल्ड एज माइन्यूएंट। जब हम किसी एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, द नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट अनदर नंबर। देखिए अब ये दो नंबर को लीजिए यहाँ पर, द नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट अनदर नंबर, यानी कि इस नंबर में से हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पहले वाला नंबर है इसे क्या कहेंगे हम, माइन्यूएंट कहेंगे। द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड एज सब्ट्रैंड। और जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, देखिए ये दो में से इस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस नंबर में से। तो द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड, ये नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो इसे क्या कहेंगे, सब्ट्रैंड कहेंगे। अब सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है, हम इसको समझाते थे, आपने क्या करना है, ये होमवर्क में सॉल्व करना है। इन अ गार्डन देयर आर 46,958 रेड फ्लावर्स, इतने रेड फ्लावर्स है, एंड 25,262 येलो फ्लावर्स, इतने येलो फ्लावर्स है, इतने रेड है इतने येलो है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स मालूम करना है, टोटल कितने फ्लावर्स है गार्डन में, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम, बहुत आसान है ना, इसका और इसका एडिशन कर देना तो हमें मालूम हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं गार्डन में। सेकंड क्वेश्चन इज मिस्टर पटेल्स मंथली इनकम इज 57,583। इफ हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज 40,890, फाइंड द सेविंग्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब देखिए एक शख्स है, उनकी इनकम कितनी है, इतनी इनकम है उनकी, और उनका मंथली एक्सपेंस कितना है, यानी कि खर्चा कितना कर रहे हैं वो, इतने रुपये खर्च कर दे रहे, इतने इनकम है इतना खर्च कर दे रहे, यानी कि इतने पैसे आ रहे हैं उनको और इतने पैसे जा रहे। तो अब हमें क्या करना है, ये मालूम करना है कि मंथली उनकी सेविंग कितनी है, महीने के आखिर में कितने रुपये सेव कर ले रहे हो। तो हम क्या क्या करेंगे इसके लिए, जो पैसे उनके पास आ रहे हैं उसमें से ये पैसे माइनस कर देंगे, इतने आ रहे इतने जा रहे हैं ना, तो इतने में से इतने माइनस कर देना, तो जो बचेगा वो क्या रहेगा, उनका मंथली सेविंग रहेंगी, सेविंग्स एट द एंड ऑफ
मंथ रहेगी, हमारा आंसर रहेगा। तो आपने क्या करना, इसमें से ये माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एडिशन ऑफ लार्ज नंबर्स विद एंड विदाउट रीग्रुपिंग, एडिशन के प्रोसीजर बताया हुआ यहाँ पे है ना। तो किस तरह से करते हैं हम एडिशन, पहले इन नंबर्स को अरेंज कर देना है कॉलम्स में और लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1s 10s 100s 1 से 10s की तरफ, इस डायरेक्शन में हमें एडिशन करते हुए जाना होता है। पहले शुरू ये नंबर ऐड करेंगे, फिर ये, और इन दो नंबर्स को क्या कहा जाता है, एडेंड कहा जाता है, और जो आंसर आएगा उसे सम कहा जाता है ना। अब दो नंबर्स दिए ऐड करने के लिए उसने, तो फिर से हम क्या करेंगे, इन्हें कॉलम्स में अरेंज करेंगे और इस लेफ्ट साइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उसे ऐड करते हुए जाएंगे। 8 + 2 + 8 = 10, 10 का 0 कैरी 1, इस तरह से हम 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 का 1 कैरी 1, इस तरह से हम ऐड करते हुए जाएंगे। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर लिया था। ये भी उसी तरह का एडिशन है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए हुए एडिशन के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, ये हम समझकर अपना आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। तो क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन? ज़ीरो प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब ज़ीरो प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ ज़ीरो एंड द नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। अब अगर आप किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 1 + 0 कितना आंसर रहेगा इसका, 1 रहेगा है ना। 2 + 0 2 रहेगा, 3 + 0 3 रहेगा। ज़ीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड कर लो तो उसका आंसर क्या रहेगा, वही नंबर रहेगा, चाहे कितना बड़ा नंबर भी क्यों ना हो। इसके अंदर भी अगर हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या रहेगा, वही नंबर रहेगा। या ज़ीरो को किसी नंबर में ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या रहेगा, वही नंबर रहेगा। ये है ज़ीरो प्रॉपर्टी एडिशन। नेक्स्ट है ऑर्डर प्रॉपर्टी। इवन इफ द ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स इज चेंज द सम रिमेन्स द सेम। अगर हमें कुछ क्वेश्चन दिया, उसने एक क्वेश्चन दिया, ये दो नंबर्स को ऐड करना है, और अगर हमने क्या किए, इनकी सीक्वेंस को चेंज कर दी, ये नंबर को इधर कर दिए, ये नंबर को इधर कर दिए, तब भी उसका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसे ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। ऑर्डर चेंज कर देना, यानी कि पहले नंबर को दूसरी जगह पर रखना, दूसरे नंबर को पहले की जगह पर रखना। देखिए यहाँ पर रखा उसने, यहाँ पे 285 था तो 285 यहाँ आ गया, 342 था तो 342 यहाँ पर आ गया। ये दोनों के ऑर्डर चेंज कर दिया, तब भी उसका आंसर क्या रहता, सेम ही रहता। ये एडिशन में होता सिर्फ, ये सिर्फ एडिशन की प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। तो इसे क्या कहते हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब चाहे यहाँ पर उसने कितने भी नंबर्स क्यों नहीं देता, अगर हम सब नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर दें, इधर उधर कर दें और उन्हें ऐड करें तो उनका आंसर सेम ही आएगा। इसे कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। 3 or more addends can be added in any order but their sum will remain the same। अब अगर तीन या तीन से ज़्यादा नंबर्स उसने दिया तो हम उन्हें भी किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 नंबर्स दिया उसने। अब हम क्या करते हैं, 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए पहले शुरू ये 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, फिर ये 2 नंबर का जो आंसर आएगा उसमें ये ऐड कर रहे हैं, तो ये आंसर आया है ना। अब दूसरी बार क्या कर रहे हैं हम, दूसरे मेथड में पहले ये 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, पहले ये 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, फिर उसका जो आंसर आया उसमें ये नंबर ऐड कर रहे हैं, तब भी उसका आंसर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर अगर 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स दिए हुए हैं तो हम किसी भी ग्रुप में उन्हें ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरह से ऐड कर सकते हैं। पहले फर्स्ट 2 ले लो, पहले फर्स्ट 2 का एडिशन करके फिर थर्ड ऐड करो तो यही आंसर रहेगा, या फिर पहले लास्ट वाले 2 को ऐड करो फिर उसके अंदर ये ऐड करो तो भी उसका आंसर यही रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि इसका अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे, ग्रुप चेंज कर देंगे, तब भी उसका आंसर एडिशन में सेम रहेगा। When 1 is added to a number, the sum is its successor। जब किसी भी नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो वो सम कैसा होता है, उसका सक्सेसर होता है। सक्सेसर यानी कि नेक्स्ट बाद आने वाला, जस्ट नेक्स्ट आने वाला नंबर। 1 का सक्सेसर क्या होगा, 2 है ना, 2 का सक्सेसर 3, 3 का सक्सेसर 4, 500 का सक्सेसर 501, 265 का सक्सेसर 266। यानी कि सक्सेसर की किसे कहते हैं, उसके फ़ौरन बाद आने वाला जो नंबर है उसे सक्सेसर कहते हैं। और सक्सेसर कब हासिल होता है हमें, जब हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करेंगे तो उसका हम सक्सेसर हासिल कर सकते हैं। उसका क्या आता है, सक्सेसर आता है। देखिए आप, ये नंबर दिया उसने, ये इतना बड़ा नंबर है, उसके अंदर 1 ऐड कर दिया है ना, तो यहाँ पर क्या था 361 था, तो उसके बाद क्या आएगा 362। ये पूरा नंबर एज इट इज़, और लास्ट में 361 था, तो सॉरी 631 था, तो उसका आंसर क्या आएगा 632। कब आएगा, जब हम उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, सक्सेसर कहते हैं, उसके बाद आने वाला नंबर। अब यहाँ पर वर्कआउट 2.1 दिया, आपने ये भी होमवर्क में सॉल्व करना है। ये एडिशन के क्वेश्चन से बहुत आसान है।
ये भी एडिशन के क्वेश्चन है, इसे भी आपने क्या करना है, कॉलम्स में अरेंज करके ऐड करना है। ये ऊपर जो प्रीवियस क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पर इस तरीके से ऐड करना है। और ये तो 2 नंबर से, जब 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या कर सकते, इन्हें एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पहले ये 2 नंबर को ऐड करना है, फिर उसमें ये नंबर ऐड करना है। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द नंबर विच इज़ 11,500 मोर देन दिस। अब इसमें क्या करना है, हमें एक नंबर मालूम करना है, ऐसा नंबर मालूम करना है जो इस नंबर से इतना अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि 48,26,973 से 11,500 ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता, इस नंबर के अंदर ये नंबर ऐड करना पड़ता, तब जाकर हमें इसका आंसर मिलता। फाइंड द नंबर विच इज़ 11,500 मोर देन 48,26,973। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता, इस नंबर के अंदर ये नंबर ऐड करना पड़ता, तब हमें आंसर मिलता। अब फिल इन द ब्लैंक्स। दिस नंबर प्लस 0 है ना, क्या आंसर आएगा, देखे थे हमने, अभी सॉल्व करिए इसे। दिस नंबर प्लस डैश इज इक्वल टू दिस, क्या है ये, 9,83,267 है, और यहाँ पर 9,83,268 है ना, यहाँ पर 267 है, 268 है। तो कब आएगा ये, देखो यहाँ पर क्या आ सकता है, पहचानिए। अब दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, हमने देखा था ऑर्डर प्रॉपर्टी में, है ना। अगर हम इसका यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दे रहे। पहले 32 यहाँ पर था, 32,84,721 स्टार्टिंग में था, अब इसने लास्ट में ला लिया, तो पहले क्या आएगा, ये नंबर आ जाएंगे, है ना। इसका ऑर्डर चेंज कर दिया उसने सिर्फ। 1 मोर देन 99,999 इज डैश, इसके अंदर 1 ऐड करें तो क्या आंसर आएगा। 1 मोर देन दिस मतलब इसके अंदर 1 ऐड करना है, तो क्या आंसर आएगा आपने मालूम करना है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू व्हाट, दोनों का एडिशन करके लिखिए आप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द मिसिंग डिजिट्स। मिसिंग डिजिट्स हमें लिखना है। एक क्वेश्चन बता देते हैं हम आपको, 5 + 8 इज इक्वल टू 13। 13 का 3, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा कैरी, है ना। 0 + 1 1, 1 + 6 7, 4 प्लस हाउ मच इज इक्वल टू 8। अब 4 के अंदर कितना ऐड करेंगे तो 8 आएगा, जाहिर सी बात है ना, 4 ऐड करना पड़ेगा हमें। 4 + 4 इज इक्वल टू 8, 4 + 4 इज इक्वल टू 8। हाउ मच + 5 इज इक्वल टू 6, 6 में कितने ऐड करेंगे तो 5 आएगा, है ना। अब 5 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, 15 लाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। 15 लाना पड़ेगा, तो 15 का 5 आएगा यहाँ पर, और कैरी 1 रहेगा। तो 15 कब आएगा, 6 में क्या ऐड करें तो 15 आएगा। 6 + 6 12, 6 + 9 15, है ना। यहाँ पर 9 लाना पड़ेगा हमें। 9 + 6 15, 15 का 5 कैरी 1, है ना। तो 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 का 0 कैरी 1। अब यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 + 1 5, 5। अब यहाँ पर क्या है, 5 ही है। अब तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। तो 1 + 0 1, 1 + 4 5, और यहाँ पर 8 + 1 9। तो इस तरीके से आपने पूरे क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ठीक है। कल आप ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, ये आपका होमवर्क है, ये वर्कआउट आपने कंप्लीट करना है। पिछले क्वेश्चन भी और ये वर्कआउट 2.1 भी आपने कल सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट करना है। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।